नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्कूल क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंदर जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 158वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन होता क्यों है और म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, ये सभी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ हम समझेंगे कि लिंकेज क्या होता है, जेनेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है लिंकेज। इसके साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, मतलब हम कैसे जान पाएंगे कि आने वाली संतति लड़का होगा या लड़की होगी। और इसके साथ साथ हम ये समझ पाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्स से रिलेटेड या सेक्स लिंक्ड जो करेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और ये कैसे गवर्न करे जाते हैं, कैसे एक संतति से दूसरे संतति में जाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप ये जो 8 कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप 8 कोर्सेज आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 कोर्सेज आपको पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है कि 500 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट जब आप करोगे तो पेमेंट कर देने के बाद आपको क्या करना है कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, कोई करेक्टर नहीं देना है। इसके बाद आपको वहां पर एक कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। वहां पर आपको क्या करना है कि अपना स्क्रीनशॉट का पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और इसके साथ साथ आप जो मोबाइल नंबर से टेलीग्राम चलाते हो वो मोबाइल नंबर सेंड कर देना। जैसे ही आप ये दोनों चीजें हमारे पास तक प्रोवाइड करोगे, हमारे पास तक भेजोगे, आपको जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो कोर्स है, वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। सबसे पहले पढ़ते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। देखना, सडन हेरिटेबल चेंज इन द करेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि इतनी बड़ी एक फील्ड है, ठीक, ध्यान से समझना। इतनी बड़ी एक फील्ड है, इसमें ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। इस तरीके से ऐसे ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं पूरी फील्ड में। ठीक है, एक बड़ी सी फील्ड है, उसमें इस तरीके से ढेर सारे पौधे लगे हुए। अब इसमें ध्यान से देखना कि क्या होगा। हो सकता है कि हमने बिल्कुल सेम वेराइटी, इसमें जो हमने बुआई करी है बिल्कुल सेम वेराइटी की सोइंग करी है जो 100% प्योर थी। ठीक, अगर 100% प्योर वैरायटी को हमने सोइंग करी थी इसमें, तो जितने भी पौधे इसमें हमने ग्रो करे हैं, सबके जो करेक्टर्स होंगे वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्योंकि वैरायटी सेम थी तो करेक्टर बिल्कुल सबके सेम होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बीच में से कोई एक पौधा निकल के आता है और ये डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गए हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? इसके अंदर कुछ जो इसके जीन जो होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो गया है, जिसकी वजह से ये बाहर से देखने पर थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है। जैसे मान लो कि पूरे खेत में जितने भी पौधे होंगे उनकी हाइट मान लो कि 45 सेंटीमीटर है। ठीक, लेकिन एक पौधा एक ऐसा हो गया कि उसकी जो हाइट हो गई वो 65 सेंटीमीटर की हो गई। तो सभी का 45 सेंटीमीटर था और इसका 65 सेंटीमीटर क्यों हो गया? ये इस वजह से हो गया कि इसके अंदर जो जीन था, इस पौधे के अंदर जो जीन था, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाने की वजह से इसकी जो हाइट है वो एकाएक इतनी ज्यादा बढ़ गई। अब बाद में जो ये 65 सेंटीमीटर वाला पौधा है, अगर इसके सीड को हम निकालेंगे और फिर से इसको ग्रो करेंगे, तो इसमें अमूमन जितने पौधे निकलेंगे सबकी हाइट 65 सेंटीमीटर ही मिलेगी हमको, 45 नहीं मिलेगी। यानी कि इसमें एक हेरिटेबल चेंज हो गया। हेरिटेबल चेंज का मतलब ये हो गया कि अब ये इनके आनुवंशिकी में आ गया है। अब ये इनसे इनके पुत्र में, इनके पुत्र से इनके प्रपौत्र में, मतलब इनकी पूरी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसमें यह करेक्टर जाने लगेगा। एक बार चेंज हो गया, अब ये बार बार ऐसे जाता जाएगा। ठीक, तो जैसे 65% एक में चेंज होके यहाँ पर आ गया, 65 65 सेंटीमीटर टॉल वाला।
अब इस 65 सेंटीमीटर वाले पौधे में से जितने भी बीज निकलेंगे, जब उसको हम दोबारा सोइंग करेंगे तो उसमें जितने भी पौधे निकल के आएंगे सब 65 सेंटीमीटर के होंगे। यानी कि ये 45 में जो 65 वाला निकला था, इसके अंदर जेनेटिकली चेंज आया था और उसी जेनेटिक जो चेंज हुआ था वो इसका हेरिडिटी करेक्टर बन गया, हेरिडिटी चेंज हो गया। तो यही चीज के बारे में बात हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। सडन हेरिटेबल चेंज इन द करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके जीन में परिवर्तन हो जाए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये डीएनए है, इसमें इतने जीन में ये जो जीन है इसके बीच में एक परिवर्तन हो जाए, चाहे ये यहाँ से डिलीट हो जाए या इसका सीक्वेंस चेंज हो जाए या यहाँ पर कोई दूसरा जीन आके घुस जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आ जाता है, हेरिटेबल चेंज आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। जिस प्लांट के अंदर या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये म्यूटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट। जैसे मान लो कि ये एक पौधा था, ये पौधा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ये एक पौधा है, फ्लावर है। इस फ्लावर में पहले क्या होता था कि इसकी जितनी पत्तियां थी सभी पिंक कलर की थी, ये सभी पत्तियां पिंक कलर की हुआ करती थी। लेकिन जब गार्डन में इस पौधे की सीड को हमने लगाया तो हमको कहा क्या मिला कि एक पौधा ऐसा निकला जिसके फ्लावर की एक पत्ती सफेद हो गई। तो ये सफेद पत्ती क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया। स्पेशल कैरेक्टर क्यों आ गया, क्योंकि इसके अंदर जीन में थोड़ा सा चेंज आ गया। जीन में चेंज आ जाने की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा म्यूटेशन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन हुआ है तो इस पौधे को या इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेंट बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेंट क्या होता है। अब बात करते हैं म्यूटाजेंस एजेंट, जिनकी वजह से जो केमिकल या फिजिकल चीजें होती हैं, चाहे केमिकल चीज हो कोई और चाहे कोई ऐसी फिजिकल चीज हो जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस या फिर म्यूटाजेनिक एजेंट बोलते हैं। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन सेवरल फोल्ड आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा केमिकल या कोई ऐसी फिजिकल प्रोसेस जिसकी वजह से जो म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है कि जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है, चाहे वो कोई केमिकल हो या कोई ऐसी फिजिकल चीज हो, कोई फिजिकल वेरिएशन आ जाए जिसकी वजह से हेरिटेबल चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, उस केमिकल या उस फिजिकल चीज को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं, तो वो दो तरीके के होते हैं। जो म्यूटाजेंस होते हैं दो इनकी क्लासेस होती है, एक तो होता है फिजिकल क्लास और दूसरा होता है केमिकल क्लास। तो फिजिकल जो होता है उनको फिजिकल म्यूटाजेंस में आता है एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ध्यान से समझना, जो रेडिएशन निकलती है किसी भी लाइट से या किसी भी वेव से, वो दो तरीके की रेडिएशन होती है, एक तो नॉन आयोनाइजिंग होती है और एक आयोनाइजिंग होती है। आयोनाइजिंग में क्या होता है कि जब ये रेडिएशन पड़ता है किसी भी सब्सटेंस पे, किसी एलिमेंट पर, तो उस एलिमेंट को ये आयोनाइज कर देता है। ठीक, और नॉन आयोनाइजिंग में इसमें आयोनाइजेशन नहीं होता, थोड़ा सा केमिस्ट्री का चीज है तो बहुत डीप में जाने की जरूरत अपने को है नहीं। अब ध्यान से समझते हैं, जो फिजिकल म्यूटेशंस होते हैं उसमें क्या क्या आता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे और एक्स रे। ये जो चार प्रकार की रेज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल म्यूटेशंस। जब किसी पौधे पर अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे या एक्स रे, इनमें से कोई एक रे काफी टाइम तक उस पर पड़ती रहती है तो उनके जो जेनेटिक्स होता है, उनका जो जीन होता है उसमें चेंज आ जाता है और इसी की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। चाहे फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, जो नेचर में म्यूटेशन होता है, ज्यादातर उसकी वजह होती है यही रेज। ये जो ढेर सारी रेज निकलती हैं सनलाइट में, ये सभी रेज होती हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है ये सनलाइट में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो जब हम खेत में कोई फसल लगा रहे होते हैं तो वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता रहता है। अब इसी रेडिएशन की वजह से एक पौधे में कोई चेंज हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। केमिकल एजेंट की बात करें, केमिकल म्यूटाजेंस की बात करें, तो उसमें कुछ कुछ आते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट्स, जिसमें आता है मस्टर्ड गैस,
मस्टर्ड गैस, ईएमएस, एमएमएस, ईईएस और वेगास एनालोगस जैसे 5 ब्रोम्यूकेरिल्स और इसके साथ साथ एक्रिफेलेंस और इथियम ब्रोमाइड ये सभी चीजें जो आती हैं ये सभी केमिकल में आता है। ध्यान से समझना, इसमें जो मस्टर्ड गैस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इथिडियम ब्रोमाइड जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है, ये दोनों केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन होता है। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो पॉइंट हमने बोला था म्यूटेशन, म्यूटाजेंस और म्यूटेंट क्या होता है। बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा है लिंकेज। लिंकेज का क्या मतलब होता है? लिंक। लिंक का क्या मतलब होता है? जुड़ाव। ठीक, लिंक का क्या क्या मतलब होता है? जुड़ाव होना। When two or more genes are located on the same chromosome, they tend to be inherited together. This phenomena is called linkage. ध्यान से समझना, जब कोई एक क्रोमोसोम पर कोई दो जीन या दो से अधिक जीन एक साथ रहना चाह रहे होते हैं तो उन उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। ध्यान से समझना, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था आप लोगों को क्रॉसिंग ओवर मैंने पढ़ाया था, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन है अलग अलग। थोड़ा सा मिलता जुलता कैसे है अभी उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप ऐसे समझिए, फिलहाल जैसे मान लो कि अपने पास एक क्रोमोसोम है ये स्मॉल आर, ठीक, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है कैपिटल आर। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पर आप देखोगे दो जीन है, एक तो जीन पी है और एक जीन क्यू है, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। यहाँ पर एक जीन है कैपिटल पी और यहाँ पर एक जीन है स्मॉल क्यू। तो कैपिटल पी और क्यू कैपिटल में और पी और क्यू स्मॉल में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो दोनों जीन है पी और क्यू, जब ये दोनों आपस में इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो यहां से टूट के ये रेड वाला टूट के इसमें आके लग गया और ये वाला जो था, यहाँ नीला वाला जो था ये टूट के यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाले कैपिटल पी क्यू साथ में थे, तो यहाँ पर भी ये वापस आके ये कैपिटल पी और क्यू दोनों एक साथ में ही रह गए। मतलब कि क्रॉसिंग ओवर से पहले भी यहाँ साथ में थे और यहाँ पर जब इनका क्रोमोसोम चेंज हो गया तो यहाँ पर भी आके ये साथ में ही है। कहने का मतलब कि P और Q के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है कि ये जहां भी जाते हैं वहां साथ में जाते हैं। अगर P जाएगा तो Q भी साथ में ही जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो स्मॉल p और Q दोनों यहाँ सेम सेम थे, लेकिन यहाँ पर देखो ये आ गया यहाँ पर भी दोनों बिल्कुल सेम सेम P और Q दोनों एक साथ ही आ गए। इसको हम बोलते हैं लिंकेज। जब एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले दो जीन, क्या एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले दो जीन के बीच में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। कहने का मतलब अगर एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पर भाग के जा रहा है तो दूसरा जीन भी उसी के साथ भाग के उसी क्रोमोसोम पर चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं लिंकेज। All the gene on a chromosome are said to be linked to one another and belong to linkage group। ध्यान से समझना, अगर जितने भी जीन हैं किसी एक क्रोमोसोम पर अगर सभी एक दूसरे से लिंक हैं तो उनको क्या बोलते हैं? लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस इन लिंक जीन इज सेम लिंकेज ग्रुप इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक, लिंकेज जो होता है ये जस्ट अपोजिट होता है क्रॉसिंग ओवर के। कैसे? ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये आपका क्या दिख रहा है? ये ब्लू कलर का है और यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है? ये आपको रेड कलर का दिख रहा है। आपको यहाँ दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी कि ये वाला ब्लू और ये वाला रेड दोनों आपस में यहाँ पर आके बिल्कुल लपेट गए हैं, एक एक गांठ सी बन गई है और बाद में ये गांठ टूट जाती है तो इसका ये रेड वाला पार्ट यहाँ पर आ गया और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये टूट के यहाँ चला आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये क्रॉस करके यहाँ चला गया और यहाँ वाला क्रॉस करके यहाँ चला आया,
इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ये पूरा ब्लू कलर का है, यहाँ पर ये पूरा रेड कलर का है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पूरा ब्लू नहीं है, यहाँ थोड़ा सा रेड आ गया है। ये पूरा रेड नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या आ गया है, ब्लू कलर आ गया है, क्योंकि यहाँ का ब्लू टूट के यहाँ आ गया है और यहाँ का रेड टूट के यहाँ आ गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर जब अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, तो उसमें ये देखने को मिलता है। अब ध्यान से समझना, क्रॉसिंग ओवर तो ये हो गया, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं लिंकेज की। ये तो क्रॉसिंग ओवर हो गया, यानी कि ये जो पूरा टूट के आ रहा है तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। लेकिन लिंकेज क्या है, लिंकेज ये है, ये पी क्यू यहाँ भी साथ में थे और ये पी क्यू यहाँ भी आके साथ में ही है, ये पी क्यू यहाँ भी साथ में थे और ये पी क्यू लास्ट में यहाँ भी आके साथ में ही है। तो ये होता है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जो कहने का सेंस था ये यही था। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और लिंकेज क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, फेज ऑफ लिंकेज। लिंकेज के कितने फेज होते हैं, एक तो होता है कपलिंग और दूसरा होता है रिपल्सन। कपलिंग में क्या होता है, लिंकेज बिटवीन टू और मोर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील इज रिफर्स टू एज कपलिंग। ध्यान से समझना, दो कोई एक ऐसे जीन है, दोनों जीन मान लो एक तो कैपिटल ए है और एक कैपिटल बी है, या मान लो एक स्मॉल ए है और स्मॉल बी। ये जो कैपिटल में लिखा होता है ये हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट कहने का मतलब क्या है कि ये अपना करेक्टर दिखा रहा होता है, यानी कि फिजिकली अगर देखोगे पौधों में तो ये डोमिनेंट वाले करेक्टर दिख रहे होते हैं, ये रेसेसिव वाले करेक्टर नहीं दिख रहे होते हैं। तो जो स्मॉल में लिखते हैं ये रेसेसिव होता है और जो कैपिटल में लिखते हैं ये डोमिनेंट होता है। ये अंडरस्टूड चीज है, अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हो, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि यहाँ पर P और Q है, कैपिटल P और कैपिटल Q, ये दोनों कैसे हैं, दोनों डोमिनेंट हैं और दोनों को एक साथ रहने की टेंडेंसी है। यहाँ पर भी दोनों साथ में थे तो यहाँ पर भी दोनों साथ में ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग वाला लिंकेज है। इनका जो लिंकेज कैसा है वो कपलिंग का है, दोनों डोमिनेंट नेचर वाले हैं। अब दोनों रेसेसिव वाला भी देख लो, ये दोनों रेसेसिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों स्मॉल में है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों भी स्मॉल में है, तो ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, कपलिंग के हो जाएंगे। यानी कि अगर ए और बी ये दोनों एक साथ रहने की टेंडेंसी है और इस ए बी की अगर इनकी भी एक साथ रहने की टेंडेंसी है तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, कपलिंग। दोनों सेम सेम है, चाहे दोनों डोमिनेंट हो चाहे दोनों रिसेसिव हो, दोनों एक ही साथ रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कपलिंग टाइप ऑफ लिंकेज या कपलिंग फेज ऑफ लिंकेज। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रिपल्सन। रिपल्सन में क्या होता है, एक एलील जो होगा, एक जीन जो होगा वो कैसा होगा, कैपिटल में होगा और दूसरा स्मॉल में होगा। जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये दोनों अगर इस तरीके का हो, जैसे मान लो यहाँ पर पी कैपिटल ना होके पी स्मॉल हो जाए और यहाँ पर क्यू ए स्मॉल ना होके कैपिटल हो जाए, इस यही फिनोमिना अगर पूरे में हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्सन फेज ऑफ लिंकेज। ठीक, तो ये दो तरीके की लिंकेज होती है। बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। डिटेक्शन ऑफ लिंकेज हम कैसे जान पाएंगे, अगर किसी पौधे में लिंकेज हो गया, कोई जीन है इस जीन में लिंकेज है, यानी कि दो जीन आपस में एक दूसरे से हमेशा साथ में ही रहते हैं, अगर हमको ये पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस जो मेथड होता है उसी से हम पता कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो एक हेट्रोजाइगस जो F1 जनरेशन निकला होता है उसका जब हम रेसेसिव से क्रॉस करा देते हैं, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। ये अभी मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो टेस्ट क्रॉस से हम जान पाते हैं। ए टेस्ट क्रॉस हेल्प डिटरमाइन if a dominant traits is due to capital T or capital T small t by observing the offspring of a cross with a recessive individual। जब हम एक रेसेसिव इंडिविजुअल से
किसी एक हेट्रोजाइगस ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस करा देते हैं, जिसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, तो उससे हमें पता चल पाता है कि ये जो लिंकेज है वो कौन सा वाला है, ठीक, कपलिंग वाला है कि रिपल्सन वाला है, लिंकेज है भी कि नहीं है। ये सभी चीजें हमको कैसे पता चलती हैं? केवल और केवल टेस्ट क्रॉस से हमें ये सब चीजें पता चलती हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ one crossover to reduce the chance of another crossover in its adjacent region। ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा सा बैक करूं तो ध्यान से यहाँ पर आप समझ पाएंगे अच्छे से। जैसे मान लो कि यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर एक आर है, ठीक, यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर एक आर है, मान लो यहाँ पर एक एस हो जाता। अब ध्यान से समझना, अगर ये P और Q ये दोनों चेंज हो रहा है, यानी कि ये PQ भाग के इस वाले में आ रहा है, तो ये R को रोक दे रहा है। R अपना जो ये R जो है ये अपना क्रॉसिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। टेंडेंसी ऑफ वन क्रॉस ओवर टू रिड्यूस द चांस ऑफ अनदर क्रॉस ओवर, यानी कि अगर P और Q का क्रॉस ओवर हो गया है तो वो फिर R का क्रॉसिंग ओवर नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम कि पी क्यू और आर ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेरेंस कर रहे हैं, एक दूसरे में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अगर पी क्यू क्रॉस हो गया तो फिर आर नहीं हो रहा है, और अगर आर का मान लो क्रॉस हो रहा है तो पी क्यू का क्रॉस नहीं होने दे रहा है, यानी कि एक का क्रॉस हो जा रहा है तो दूसरा वाला कहेगा नहीं, अब मैं हो गया हूं, तुम वहीं रुके रहो। ठीक इस तरीके का अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसको भी मुलर ने दिया था। बात करेंगे कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस में क्या होता है? इट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि ये कितना इंटरफेरेंस कर रहा है, थोड़ा रजिस्ट कर रहा है कि बहुत ज्यादा रजिस्ट कर रहा है। अगर थोड़ा रजिस्ट कर रहा होगा तो कहीं कहीं पर हमको थोड़ा बहुत परसेंटेज में देखने को मिलेगा कि पी क्यू तो क्रॉस कर ही रहा है, इसके साथ साथ आर भी क्रॉस कर जा रहा है, तो यानी कि कोइंसिडेंस थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर वो 100% इंटरफेरेंस डाल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा है, ये डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। अगर P और Q इनके बीच में क्रॉस हो गया है तो R को क्रॉस नहीं होने देगा, इस तरीके का होता है, तो हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस क्या होता है? डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस की कितना इंटरफेरेंस वो डाल रहा है पौधा, सॉरी जो जीन है क्रॉसिंग ओवर में। आगे बढ़ते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है? यूटिलाइज वेरियस जेनेटिकली इट यूटिलाइज वेरियस जेनेटिकली कॉन्सेप्ट टू डिसाइड whether a particular individual will be develop into male or female। सेक्स डिटरमिनेशन का क्या मतलब है? सेक्स डिटरमिनेशन से हम ये जान पाते हैं कि आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग है वो मेल होगा कि फीमेल हो। कैसे पता चलता है? सेक्स डिटरमाइन करने वाला जो जीन होता है उसको हम ऑन द बोथ क्रोमोसोम एक्स एज वेल एज ऑटोसोम्स, सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द बोथ एक्स क्रोमोसोम। दोनों एक्स क्रोमोसोम पर सेक्स डिटरमाइन करने वाले क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना कैसे। ये एक्स और वाई है, फादर का जो 23वां गुणसूत्र होता है वहां पर एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि माता का जो 23वां होता है उस पे भी एक्स एक्स ही पाया जाता है, डबल एक्स। अब ध्यान से समझना, अगर एक्स और वाई मिल गया तो क्या हो गया? ये मेल बन गया, और अगर एक्स और एक्स मिल गया तो ये क्या बन गया? फीमेल बन गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एक वाई है, एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन कर रहा है कि आने वाला जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन जो होता है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है सेक्स एक्स क्रोमोसोम में, यानी कि यहां भी प्रेजेंट होगा, यहां भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जब ये वाई जिसके साथ होगा, जिसके साथ वाई होगा वो मेल बन जाएगा, और वाई नहीं होगा तो फीमेल बन जाएगा। ध्यान से समझना, इसके कहने का मतलब क्या है कि जो सेक्स डिटरमाइन क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि नेचुरली सभी लोग फीमेल ही होते हैं। ठीक, ध्यान से समझ रहे, नेचुरली सभी लोग फीमेल ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा एक्स की कमी हो जाती है तो वो मेल बन जाते हैं। जैसे ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये फीमेल वाला एक्स कैरेक्टर थोड़ा सा है,
यहाँ पर अगर एक और फीमेल वाला करेक्टर आ जाता तो पूरा फीमेल ही बन जाती, लेकिन वहां पर एक फीमेल वाला करेक्टर नहीं आके वाई आ गया, तो इसकी वजह से वो पूरा फीमेल नहीं बन पाया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्स डिटरमाइन करने वाला जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स होता है, क्योंकि अगर डबल एक्स हो गया तो फीमेल बन गया, और केवल एक ही एक्स रह गया तो क्या बन गया, मेल बन गया। इस तरीके से आप समझोगे तो आप समझ पाओगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि जब वाई जा रहा है तो मेल बन जा रहा है, वाई नहीं जा रहा है तो फीमेल बन जा रहा है। ऐसा नहीं है, अगर डबल एक्स हो रहा है तो क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है, और अगर डबल एक्स नहीं हो पा रहा है तो वो फिर क्या बन जा रहा है, वो फिर मेल बन जा रहा है। यानी कि नेचुरली तो सभी लोग फीमेल ही होते हैं, लेकिन अगर ये नहीं फीमेल नहीं बन पाए तो ये फिर मेल बन जाते हैं। यही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे तो फीमेल बन जाएगी, और एक्स वाई क्रोमोसोम बन जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेल हो जाएगा, ये ऑफ स्प्रिंग। सेक्स लिंक करेक्टर, कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो केवल सेक्स पर लिंक होते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो केवल और केवल मेल में पाई जाती हैं, या कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो केवल और केवल फीमेल में पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड करेक्टर। कहने का मतलब इनके जो करेक्टर होते हैं ये इनके जो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, उसी में ही पड़े रहते हैं। जब फीमेल होगा तो दिखेगा, जब मेल होगा तो नहीं दिखेगा, या अगर मेल होगा तो ही दिखेगा, फीमेल होगा तो नहीं दिखेगा। कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जैसे सेक्स लिंक जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर डबल एक्स होगा तो फीमेल बन जाएगा, और अगर एक्स वाई होगा तो मेल बन जाएगा। यानी कि एक्स का ही पूरा मैटर है, एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं उसी पर सेक्स लिंक्ड करेक्टर रहते हैं। नंबर जो होता है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सच होमोगेमेटिक, जैसे डबल एक्स या डबल जेड हैज टू कॉपीज ऑफ लिंक्ड एलील। तो इसके बाद एक्सप्रेशन और ट्रांसमिशन। सेक्स लिंक्ड करेक्टर कुछ तरीके से होते हैं, इनके अंदर ये फीचर पाया जाता है, लोकेशन, नंबर, एक्सप्रेशन और ट्रांसमिशन। अब सेक्स लिंक करेक्टर होते कैसे कैसे, जैसे ड्रोसोफिला में व्हाइट आई और वर्मिलियन आई, दो तरीके की आई होती है ड्रोसोफिले में। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर कोई एक फीमेल है जिसके अंदर हीमोफीलिया हो रखा है, कोई एक नॉर्मल मैन है, तो अगर इन दोनों की आपस में शादी होती है, जिसको औरत को हीमोफीलिया है और पुरुष को नहीं है, अगर इनकी शादी होगी तो इनके जो बच्चे होंगे उसमें 50% ये पहुंच जाएगा कि जो वहां पर जो सन होगा उसके अंदर क्या होगा, between hemophilic woman and normal man, the disease will be transmitted to 50% of the son, even if the gene is in heterozygous condition in the carrier। ध्यान से समझना, एक्स एक्स ये क्या हो गया, ये हो गई, ये हो गई मदर, एक्स और वाई ये कौन हो गया, ये फादर हो गया। इनसे जो उत्पन्न हुआ एक्स और वाई, ये क्या उत्पन्न हुआ, सन उत्पन्न हुआ। अब ध्यान से समझना, यहां से ये 85% जो आए, 50% ये 50% ये दोनों मिला के 100% हो रहे हैं, ये 50% और ये 50% ये दोनों मिला के 100% हो रहे हैं। अब यहाँ से वाई आ गया तो 50% तो ये आ गया, यहाँ से 50% और आया तो ये 50% आ रहा है। अब ये दोनों 50-50% मिला के ये पूरा 100% सन का बन रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एक्स है ये 50% यहाँ आया है, तो यानी कि इसी एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया वाला करेक्टर पड़ा था। यानी हीमोफीलिया वाले जो करेक्टर्स थे वो इसी एक्स वाले क्रोमोसोम पर थे, जो कि ट्रांसफर होके कहां पर आ गया है, जो कि ट्रांसफर होके इस समय इस सन के पास आ गया है। तो इसीलिए 50% जो चांस होते हैं वो ट्रांसप्लांट के हो जाते हैं सन के अंदर। ठीक, हेट्रोजाइगस भी होगा तब भी, क्यों, क्योंकि केवल और केवल इसी एक्स पर ही थे, वाई पर नहीं थे। अगर वाई पर भी होते तो यहां से आ जाता 50% और यहां से 50%, तो 100% हो जाता। तो अगर 100% हो जाता ये पूरा, तो सन के अंदर हीमोफीलिया हो ही जाता, लेकिन नहीं होगा यहाँ सन के अंदर हीमोफीलिया, क्योंकि 50% ही आया। किसी भी तरीके से 100% यहाँ पर नहीं आएगा। ध्यान से समझना, 100% क्यों नहीं आएगा,
उसका एक बहुत अच्छा कारण है। ये लड़के में क्यों नहीं होगा? एक्स और एक्स, एक्स और वाई। अब क्योंकि अगर मान लो लड़की आती है, कैपिटल एक्स यहां से और यहां से, ये लड़की हो गई, क्या हो गई? ये डॉटर बन गई। ये मदर थी, ये फादर थी, अब ये डॉटर बन गई। अब क्योंकि इस पे था और मान लो इस पे भी पढ़ा जाए, क्योंकि मैंने बोला कि जो सेक्स लिंक करेक्टर होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर ही रहते हैं। अब यहाँ पर एक्स है तो 50% तो टेंडेंसी यहाँ है कि 50% यहाँ पर करेक्टर होगा। मान लो हीमोफीलिया, इस पर भी 50% की पॉसिबिलिटी है कि 50% पे इस पे भी रहा हो। यहाँ पर कहाँ से आया? इस पुरुष के पास आया, इसकी माता से। मान लो इसकी माता को हीमोफीलिया हो रखा हो। अब ध्यान से समझना, अगर ये जो यहाँ पर डबल एक्स हुआ है, अगर इसकी मम्मी बोले तो इसको, अगर इसको हीमोफीलिया है और इसकी दादी को, यानी कि पापा की जो मम्मी है उसकी दादी को अगर हीमोफीलिया है, अगर इन दोनों को हीमोफीलिया रहा है तो लड़की जो पैदा होगी 100% इसको हीमोफीलिया होना ही होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्स पे था तो आधा तो यहाँ से आ गया, और यहाँ पर एक्स में था तो ये माता से तो आधा लेके ही आया था हीमोफीलिया, तो आधा यहाँ पर पहुंच गया, तो आधा आधा मिलके 50-50% मिलके 100% हो गया। तो अब इसको लड़की को हीमोफीलिया होना 100% पक्का है। लेकिन वहीं अगर मान लो लड़का आ जाता, पैदा हो जाता, एक्स और वाई, तो चाहे यहाँ का एक्स आता, माता का ही एक्स केवल आता ना, माता को हीमोफीलिया है और एक्स पे है तो केवल 50% ही पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 50% आ गया तो इस लड़के को हीमोफीलिया थोड़ी होगा। हीमोफीलिया तभी होगा जब वो 100% होगा, तो 100% तो हुआ नहीं है, लड़के में तो 85% हो रहा है। तो 50% हो जाने की वजह से ही इसमें हीमोफीलिया नहीं होगा, यानी लड़के को हीमोफीलिया नहीं होगा। किसको हो रहा है हीमोफीलिया? केवल और केवल उसमें फीमेल को हो रहा है। अगर मान लो इस लड़के की जगह पर उसकी बहन पैदा हुई होती तो उसको हीमोफीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक, तो ये 6 लिंक करेक्टर होते हैं। द कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, जैसे वो हरा और लाल में डिफरेंस नहीं कर पाते, इसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये भी ह्यूमन में एक सेक्स लिंक करेक्टर होता है। सन फ्रॉम ए मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमेन विल बी नॉर्मल। अगर कोई एक ऐसा लड़का है जो क्या होगा, ध्यान से समझना, इसको और अच्छे से समझाता हूं, दूसरा वाला ऑप्शन। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें जो वुमेन थी वो हेमोफिलिक थी, लेकिन यहाँ पर कलर ब्लाइंड कौन है? मैन है। यहाँ पर पुरुष जो है कलर ब्लाइंड है, यहाँ पर औरत जो है वो नॉर्मल है। ध्यान से समझना, ये मान लो एक्स एक्स है, ये मदर है, और ये एक्स वाई है, ये फादर है। अब यहाँ पर अगर सन पैदा हो रहा है तो एक्स और वाई, यानी कि यहाँ से एक्स ले आया और यहाँ से वाई ले आया, एक्स और वाई और लड़का हो गया। अब कलर कलर ब्लाइंडनेस कौन था? ये पुरुष था, तो पुरुष का कलर ब्लाइंडनेस था। बिल, अब क्योंकि मैंने बताया है कि जो वो होता है, क्या होता है जो, जस्ट अ सेकेंड, मैंने बताया कि जो सेक्स लिंक करेक्टर होते हैं वो किस पे पड़े रहते हैं? वो एक्स क्रोमोसोम पर पड़े रहते हैं। तो अब क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किसके पास है? मैन के पास है, तो ये आदमी रहा, तो इसके पास होगा कलर ब्लाइंडनेस। तो इसके पास किस में होगा? एक्स पे होगा कि वाई पे होगा? एक्स पे होगा। क्यों? क्योंकि जो सेक्स लिंक करेक्टर होते हैं वो एक्स पर ही रहते हैं, तो एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस है यहाँ पर 50%। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक्स गया ही नहीं है, यहाँ से तो वाई गया है। बाप की तरफ से एक्स तो गया ही नहीं, बाप की तरफ से वाई गया है। माता की तरफ से एक्स आया है तो एक्स वाई दोनों मिला। तो बाप की तरफ से क्योंकि एक्स नहीं आया, बाप की तरफ से वाई आया, इसलिए जो लड़का पैदा हो रहा है वो कैसा है? लड़का बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर वही डॉटर आ जाती तो उसमें इस तरीके के हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो लड़की जो होती वो कलर ब्लाइंड हो जाती। क्यों? अब लड़की कलर ब्लाइंड क्यों हो जाती उसको देखते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती लड़की की कलर ब्लाइंडनेस की। ध्यान से समझना, यहां से एक्स आया और यहां से एक्स आया, 50% हो गए। ठीक, ये लड़की बन गई। अब क्योंकि यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस था, इधर बाप के पास कलर ब्लाइंडनेस था, अगर इस माँ के पास इन दोनों में से किसी में भी कलर ब्लाइंडनेस किसी भी संतति में रहा होगा, पुराने 10-20 साल, 10-20 पीढ़ी पहले भी अगर रहा होगा, तो दोनों एक साथ मिल जाएगा तो 100% तुरंत बना लेगा। और ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि जो इसमें लड़की पैदा होगी वो कलर ब्लाइंड ही होगी। ठीक,
which both male and female children will be color blind in each 25% केसेस। अगर हेट्रोजाइगस हो जाए तो, अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो 50-50% पॉसिबिलिटी है। मान लो माता के पास ऐसा ना हो तो 85% पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर माता के पास भी 50% कहीं से पीछे से आ गया तब तो 100% ब्लाइंड हो जाएगी ना लड़की। लेकिन अगर मान लो माता के पास ब्लाइंडनेस नहीं है, तो केवल बाप के पास ही ब्लाइंडनेस थी, तो लड़की ब्लाइंड होने की संभावना केवल 50% होगी। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सेक्स लिंक करेक्टर क्या होते हैं। आगे बात करते हैं सेक्स लिमिटेड करेक्टर। ये ऐसे करेक्टर होते हैं जो कि केवल एक सेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन वुमेन, औरतों में जो स्तन का डेवलपमेंट हो जाता है, और पुरुषों में जो दाढ़ी आ जाती है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि औरतों को दाढ़ी आ जाए, महिलाओं को दाढ़ी आ जाए और पुरुष के स्तन आ जाए, इस तरीके से नहीं होता। तो ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा पूरा जो मैंने लेक्चर पढ़ाया। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो, मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फाइनेंशियली हमें जरूर सपोर्ट करें जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें जिससे चैनल की रीच बढ़े, जिससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़े। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।